हेलो एवरीवन, मैं मुद्रियाम तगड़ आरबी क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जनरल साइंस के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे आहार एवं पोषण। हम आहार एवं पोषण का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हम भोजन के अंदर जो पाए जाने वाले पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर हम वसा के बारे में पढ़ रहे थे, तो वसा की भी सामान्य जानकारी हमने देख ली थी। वसा के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसके कारण वसाओं का पाचन है वो धीरे होता है। वसाएं जो है जल में अघुलनशील होती है, यानी कि जल के अंदर घुलती नहीं है। और अगर हमने फिर भी जल में वसाओं को घोला तो वो एक पदार्थ बनाती है जिसे हमने इमल्सन कहा था। जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या लगभग सभी कार्बनिक पदार्थों के अंदर वसाएं घुलनशील होती हैं। हमने वसाओं को देखा था कि वसाएं घी, तेल, चर्बी के अंदर वसाएं पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इन वसाओं का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं वसा का निर्माण। कुछ सरल वसाओं के निर्माण की बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं वसा का निर्माण। वसाओं के निर्माण की जो बात आती है, तो ग्लिसरॉल के साथ में जब हम वसीय अम्ल मिलाते हैं तो हमें सरल वसाएं प्राप्त होती है। वसा के निर्माण की बात करते हैं कि सरल वसाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है कि जब हम ग्लिसरॉल के साथ में जब कुछ वसीय अम्ल मिलाते हैं तो हमें सरल वसाएं प्राप्त होती हैं। तो हम ग्लिसरॉल के सूत्र की बात देखते हैं कि किस प्रकार से होता है इनकी अभिक्रिया। H2 + OH। ये जो है ग्लिसरॉल का सूत्र है, इसके साथ में जब कोई वसीय अम्ल मिलता है, ये क्रियात्मक समूह है, यानी COOH लिखो या HOOC लिखो, बात तो एक ही है। यहाँ पर कोई हमने पदार्थ जोड़ लिया वसीय अम्ल के साथ में। जब इस क्रियात्मक समूह के साथ में जब कोई पदार्थ जुड़ता है, इस प्रकार से 3 हमारे पास में वसीय अम्ल होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था कि किस प्रकार से निर्जलीकरण संश्लेषण होता है। निर्जलीकरण संश्लेषण के माध्यम से किस प्रकार से पानी बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो क्रिया होती है वो निर्जलीकरण के माध्यम से होती है, यानी कि जल के अणु है वो बाहर निकल जाते हैं। यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन साथ में, क्योंकि जल का जो सूत्र होता है वो है H2O होता है। 2 हाइड्रोजन के अणु होता है और एक ऑक्सीजन का अणु होता है। इस प्रकार से एक जल का अणु यहाँ से निकलता है, एक जल का अणु यहाँ से निकलता है और एक जल का अणु यहाँ से निकल जाता है। तीन जल के अणु हैं वो निर्जलीकरण के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तब जाके जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो वसाएं होती हैं। देखते हैं वसा का सूत्र CH2OCOO। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है R1। R2। ये जो प्राप्त हुआ है वो हमारी सरल वसाएं प्राप्त हुई है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो शर्कराओं के अणु है वो कौन से बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी वसाएं जब ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के साथ मिलती हैं और जब सरल वसाओं का निर्माण होता है तो एक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ती है। यहाँ जो बंध पाया जाता है, इस बंध का नाम होता है एस्टर बंध। यानी कि वसाओं के अंतर्गत हमें याद रखना है कि जब वसाओं का निर्माण होता है तो जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। इस प्रकार से हमने देख लिया। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो तेल है और जो घी है उनकी संरचनाओं में भिन्न भिन्न अंतर होता है। यानी तेल है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वहीं घी है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो ये प्रकृति दोनों ही वसा होती है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। ये कार्बन बंधों के माध्यम से ही इनको हमें अलग अलग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम वसा को देखते हैं कि एक वसा होती है असंतृप्त। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा हम किन्हें कहते हैं? इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाए जाते हैं। द्विबंध यानी कि जो कार्बन परमाणु है उनके बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाए जाते हैं। इन वसाओं के अंतर्गत जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, जिन कार्बन श्रृंखलाओं के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं उनको हम असंतृप्त वसा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो वनस्पति जो तेल है वो किसका उदाहरण होता है? असंतृप्त वसा का होता है, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल के अंतर्गत जो संरचना होती है उनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जिसे हम असंतृप्त वसा कहते हैं। अगली जो हमारी है वो है संतृप्त वसा। अब हम बात करते हैं संतृप्त वसा की। संतृप्त वसा किसे कहते हैं हम? इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त जो वसा होती है इनमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। हम उदाहरणों की बात करते हैं इनके अंदर। एग्जाम्पल देखें तो जिस प्रकार से घी है, बटर है या फिर चर्बी यानी कि फैट के अंदर जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य एकल बंध पाया जाता है। और वसाओं के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध पाया जाता है। अब जब हम ये वनस्पति तेल है, आप कई बार देखते हो कि वनस्पति तेल के माध्यम से हम घी बनाते हैं और उस घी को कौन सा घी कहते हैं? डालडा घी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है क्योंकि वो वनस्पति तेलों के माध्यम से बनाया जाता है। जो असंतृप्त वसा होती है उनको हम संतृप्त वसाओं के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जिसमें तेल है वो घी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जो डालडा घी बनता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? हाइड्रोजनीकरण। एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इस हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से हम असंतृप्त वसा है उनको संतृप्त वसा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास तेल है उनको हम घी में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्माण डालडा घी हम कहते हैं। डालडा घी का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। निकिल उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज या धीमा कर देते हैं। यानी कि अभिक्रिया जो तेल से घी वैसे भी बना सकते हैं लेकिन समय अधिक लगता है। अगर हम निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। यानी कि जो उत्प्रेरक होता है किसी क्रिया को गति प्रदान करना या उसकी गति को धीमा करने का कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो वसाएं हैं, जब हम वसा का क्षार के साथ में मिला देते हैं, क्षार से मिला देते हैं, क्षार मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ में, तो हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है साबुन। यानी साबुन भी जो होते हैं वो भी किसी निर्मित होते हैं, वसाओं के द्वारा होती है। और साबुन में भी वसाएं होती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण।
अब हमें पता चल चुका है कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। जब वसा के साथ में कोई क्षार हम मिला देते हैं, इसकी जब आपस में क्रिया होती है तो हमें साबुन प्राप्त होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। आगे हम बात देखते हैं कि इन सरल वसाओं के अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। इन सरल वसाओं के अन्य उदाहरण। सरल वसाओं के अन्य उदाहरण की बात की जाती है तो जो हमारे कान के अंदर जो मोम प्राप्त होता है, कभी पेंसिल या पेन के द्वारा हम जो चिकना पदार्थ निकालते हैं वो भी वसा से निर्मित होता है, जिसे हम कर्ण मोम कहते हैं। कर्ण मोम। इसका नाम होता है सिरुलीन, सिरुमीन। जो कर्ण मोम होता है, जो कान में जो चिकना पदार्थ निकलता है उसे हम सिरुमीन कहते हैं। यह भी एक प्रकार की वसा होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके पंख होते हैं, वो पानी से भीगते नहीं या गीले नहीं होते हैं, तो वो भी उनके ऊपर एक परत पाई जाती है। जिस परत पाई जाती है वो परत भी वसा से निर्मित होती है, उसको हम लेनोनिन कहते हैं। यानी कि जंतुओं व पक्षियों तो जंतु या पक्षी होते हैं, उनके पंखों पर जो वसा की परत पाई जाती है वो कौन सी वसा होती है? लेनोनिन वसा होती है। आगे हम कुछ एक दो उदाहरण और देखते हैं वसाओं के। पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त वसा होती है, उसको हम कहते हैं पैराफिन मोम। पैराफिन मोम या वसा, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनसे भी हमें कुछ वसाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैराफिन मोम। और मधु मोम होता है जो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधु मोम, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से प्राप्त। इस प्रकार से हमने सरल वसाओं के कुछ उदाहरण देखे। कान के अंदर जो चिकना पदार्थ निकलता है उसको हम सिरुमीन, और जो जंतु व पक्षी होता है उनके पंखों पर जो वसा की परत पाई जाती है वो कौन सी वसा होती है? लेनोनिन। और मधुमोम है, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और कच्चे पेट्रोलियम के जो पदार्थ होते हैं उससे जो वसा प्राप्त होती है वो पैराफिन वसा प्राप्त होती है। हमने कुछ वसाओं के उदाहरण देख लिए। अब हम इन वसाओं के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि वसाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी प्रकार की वसाएं होती है। सरल वसा में तो हमने कार्बन बॉन्ड के आधार पर हमने देखा था कि दो प्रकार की वसा होती है, असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा। उनको हम किस माध्यम से, किस अभिक्रिया के माध्यम से हम असंतृप्त वसाओं को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वसाओं के प्रकार, वसाओं के प्रकार। वसाओं के प्रकार की जब बात की जाती है तो वसाएं होती हैं तीन प्रकार की। एक होती है सरल वसा, दूसरी होती है संयुग्मित वसा, तीसरी होती है व्युत्पन्न वसा। ये तीन प्रकार की वसाएं हमारे सामने हमें देखने को मिलती है कि सरल वसा, संयुग्मित वसा और व्युत्पन्न वसा। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है हम उनकी बात करते हैं। सरल वसाओं के हमने अभिक्रिया देखी थी, किस प्रकार से निर्जलीकरण के माध्यम से हम सरल वसाओं को प्राप्त करते हैं। यानी कि कौन कौन से पदार्थ हमें थे? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ में जब वसीय अम्ल जुड़ते हैं
तो हमें सरल वसाएं प्राप्त होती हैं। और जो संयुग्मित वसाएं हैं उनके साथ में सरल वसा के साथ में जब क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है, क्रियात्मक समूह जुड़ने पर हमें संयुग्मित वसाएं प्राप्त होती हैं। और जो ये व्युत्पन्न वसाएं होते हैं, ये सरल वसा व संयुग्मित वसा अपघटन से निर्माण होता है। यानी कि हमने वसाओं के प्रकार की बात की थी, सरल वसा, संयुग्मित वसा और व्युत्पन्न वसा। सरल वसाओं का निर्माण होता है ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल, और जो संयुग्मित वसाएं होते हैं उनकी सरल वसा व क्रियात्मक समूह आपस में जब जुड़ते हैं तो हमें युग्मित वसाएं प्राप्त होती हैं। और व्युत्पन्न वसाएं जब सरल वसाएं और व्युत्पन्न संयुग्मित वसाएं जिनका अपघटन या ये आपस में टूटती हैं तो हमें व्युत्पन्न वसाएं प्राप्त होती हैं। अब हम कुछ आगे संयुग्मित वसाओं की उदाहरणों की बात करते हैं। संयुग्मित वसाएं, फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड वसा होती है, संयुग्मित वसा होती है, ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में काम आती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण, एक वसा होती है जो ग्लाइकोलिपिड, एक संयुग्मित वसा होती है। यानी कि हमने संयुग्मित वसा के बाद फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एक होती है लिपोप्रोटीन, ये भी एक वसा है। ये जो लिपोप्रोटीन है संयुग्मित वसा का उदाहरण है। लिपोप्रोटीन ये हमारे शरीर के अंदर, रक्त में वसा इसी रूप में पाई जाती है। यानी कि हमने संयुग्मित वसाओं के कुछ उदाहरणों की बात की थी। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली का निर्माण करती हैं। जो कोशिका झिल्ली का निर्माण किस वसा के द्वारा होता है? फास्फोलिपिड के द्वारा। एक जो संयुग्मित वसा होती है ग्लाइकोलिपिड, और तीसरी होती है लिपोप्रोटीन। जो हमारा रक्त होता है शरीर का, उसमें जो कौन सी वसा पाई जाती है, किस रूप में वसा पाई जाती है? लिपोप्रोटीन के रूप में ही वसा पाई जाती है। हमने संयुग्मित वसाओं के बारे में बात कर ली। इस प्रकार से जो वसा है, वसाओं की सामान्य जानकारी, वसाओं के प्रकार है, 3 प्रकार हमने देख लिए, और कुछ संयुग्मित वसाओं के हमने उदाहरण भी देख लिए। इस प्रकार जो हमारा जो पोषक पदार्थ थे, उनमें से जो पोषक पदार्थों का एक तत्व था वसा, वो कंप्लीट हो जाता है। जो अगला हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थ, वो है प्रोटीन। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ये जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तो इनके साथ में होती है। इनके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि भी पाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण हुआ था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन के अंदर है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि और एक्स्ट्रा तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीनों का जो निर्माण है वो एमिनो अम्लों से होता है। यानी कि बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। हम एमिनो अम्लों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एमिनो अम्ल का सूत्र देखते हैं, CH3NH2। ये कोई एमिनो अम्ल है, अमीनो अम्ल। इस प्रकार एमिनो अम्ल आपस में मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से शरीर की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है, उसी प्रकार से जो प्रोटीन का निर्माण है वो अनेक एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। तो ये एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की इकाई होते हैं।
प्रोटीन की इकाई, ये प्रोटीन की इकाई के रूप में काम करते हैं। ये अमीनो अम्ल उभयधर्मी की प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी मतलब यहाँ से ये जो समूह है COOH, यहाँ से ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, लेकिन यहाँ NH2 में हाइड्रोजन वापस ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन भी करते हैं और हाइड्रोजन को वापस लेते भी है। इस प्रकार से जो अमीनो अम्ल है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स का निर्माण है अमीनो अम्लों के द्वारा होता है। लिख सकते हैं प्रोटीन्स का निर्माण अमीनो अम्लों के द्वारा होता है। यानी कि जब अमीनो अम्ल काफी संख्या में आपस में जुड़ करके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर जिस प्रकार से ग्लाइकोसिडिक बंध देखा था, जो दो शर्कराओं को आपस में जोड़ता है, वसा के अंदर हमने एस्टर बंध देखा था। उसी प्रकार से जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो कोई बंध पाया जाता होगा। तो ये जो एमिनो अम्ल है आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। यानी कि पेप्टाइड बंध के माध्यम से एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि आपस में जुड़ करके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जो कि विभिन्न कार्य संपादित करने के लिए आवश्यक होते हैं। उनमें से भी 20 जो एमिनो अम्ल है वो तो हम भोजन से ग्रहण करते हैं, लेकिन जो बाकी के जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं वो हमारा शरीर है खुद ही संश्लेषित करता है। इसलिए जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वो तो हम भोजन से ग्रहण कर लेते हैं, जो अनावश्यक है वो हमारे शरीर के अंदर पड़े रहते हैं। यानी कि वैसे तो आवश्यक सभी 20 के 20 हैं, लेकिन भोजन से हमें जिनकी आवश्यकता होती है वो तो 10 ही हैं, लेकिन 10 है हमें भोजन से आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम उनको अनावश्यक एमिनो अम्ल कह देते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल मिल करके विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। 20 प्रकार के आपस में जुड़कर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ करके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इनमें से एमिनो अम्ल अमीनो अम्ल का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यानी कि जिन एमिनो अम्ल्स के माध्यम से प्रोटीन्स का निर्माण होता है, इनमें से 10 एमिनो अम्ल्स तो हमारे शरीर के अंदर ही संश्लेषण होता है, शरीर के अंदर ही वो अमीनो अम्ल बनते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। बाकी के 10 हम भोजन के
ग्रहण करते हैं। यानी कि टोटल 20 एमिनो अम्ल थे, वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। उनमें से 10 तो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं और बाकी जो बचे 10 उनको हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं और फिर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। आवश्यक एमिनो अम्ल, ये कितने होते हैं? 10। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, यानी कि इनका निर्माण है वो शरीर में नहीं होता है, हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी कि भोजन में ये होना आवश्यक है, इसलिए हम इनको आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इनमें से दो अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो कि बच्चों के अंदर इनका निर्माण नहीं होता है, लेकिन वयस्क के अंदर इनका संश्लेषण होता है। एक तो होता है आर्जिनिन, और दूसरा होता है हिस्टिडीन। ये जो है अर्ध अनावश्यक एमिनो अम्ल है, अर्ध आवश्यक। क्योंकि वयस्क के अंदर तो इनका संश्लेषण हो जाता है। इनमें से दो जो आवश्यक एमिनो अम्ल है 10 है, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन इनमें से दो अर्जिनिन और हिस्टिडीन है वो बच्चों के अंदर उनका संश्लेषण नहीं होता है। यानी कि वैसे के अंदर तो संश्लेषण होता है, बच्चों के अंदर नहीं होता है। कौन कौन से एमिनो अम्ल है? अर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब बात करते हैं अनावश्यक एमिनो अम्लों की। अनावश्यक अमीनो अम्ल, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यानी कि हमने 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के बारे में देख लिया कि किस प्रकार से कौन से 10 अमीनो अम्ल है और जो आवश्यक होते हैं, और कौन से 10 अमीनो अम्ल है वो अनावश्यक होते हैं। अब शरीर के अंदर इन अमीनो अम्लों का निर्माण किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो कोशिकाओं से निर्मित होता है, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। और जो एक संपूर्ण कोशिका है उसके अंदर मध्य के अंदर ये हमारी सेल है, और मध्य के अंदर हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, ये जो केंद्रक है या केंद्रक और कोशिका के मध्य जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि झिल्ली समान यहाँ पर कोई पदार्थ भरा होता है कोशिका और केंद्र के मध्य, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो केंद्रक है ये उस कोशिका द्रव्य को सूचना देते हैं किसके माध्यम से? mRNA के माध्यम, जो मैसेंजर RNA होता है, RNA। यानी कि केंद्र से सूचना आती है, mRNA सूचना लेकर आता है कोशिका द्रव्य को कि हमें एमिनो अम्लों का निर्माण करना है। तो ये RNA है वो एमिनो अम्लों के निर्माण में कार्य करता है। और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य है यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है राइबोसोम। राइबोसोम संरचना के अंदर पाया जाता है rRNA। यानी कि RNA है वो 3 प्रकार का होता है। ये RNA है वो बहुत सारे एमिनो अम्लों का इन भोजन के द्वारा जो हमें पोषक पदार्थ प्राप्त हुए हैं उन भोजन से पोषक पदार्थ प्राप्त करके एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। कौन करता है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और RNA, माइटोकॉन्ड्रिया का सेव करता है RNA। एक और RNA होता है tRNA, ये भी इन एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है।
यानी कि इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। प्रोटीन्स के कार्य, प्रोटीन्स के कार्यों की बात करते हैं कि कौन कौन से कार्य संपादित करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का एक कार्य होता है हीमोग्लोबिन के रूप में, गैसों का परिवहन। यानी कि प्रोटीन के माध्यम से हीमोग्लोबिन है वो गैसों का परिवहन करते हैं। जिस प्रकार हम जो है वो जब श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो ये हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और संपूर्ण शरीर की जो कोशिकाएं होती है वहां तक उससे ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन्स के द्वारा होते हैं और इनको कार्य संपादित करने के लिए सहयोग करते हैं। और वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को बाहर हम निकालते हैं तो हीमोग्लोबिन सहयोग करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना अन्य कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी उसमें सहयोग करता है। अब हम कुछ बात करते हैं कि भोजन संग्राहक के रूप में प्रोटीन किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। भोजन संग्राहक के रूप में, भोजन संग्राहक यानी कि अंडों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अंडे, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। यानी कि अंडों के अंदर भोजन संग्रह की बात करते हैं तो अंडों के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। दालों में प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोलेमिन्स। और अनाजों के अंदर ग्लूटेलिन्स। दूध में केसिन प्रोटीन। यानी कि भोजन संग्राहक के रूप में बात करते हैं कि प्रोटीन किस किस रूप में पाई जाती है। तो अंडों के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है और अनाजों में ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अलग अलग प्रोटीन्स प्राप्त होती है। ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जिसे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे रोगों से लड़ने की ताकत हमें बनती है। ये प्रोटीन्स एंटीबॉडी का निर्माण कर रोग प्रतिरोधक यानी कि ये जो प्रोटीन है शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कई जंतुओं के अंदर, कई जंतुओं में पाया जाने वाला जो विष होता है, वाला विष यानी जहर, प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि ये प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और कई जंतुओं के अंदर पाए जाने वाला जो विष है वो भी प्रोटीन होता है। आपने कभी वायरस की संरचना देखी होगी कि ये कोई वायरस है, वायरस के बाहर आपने देखा होगा कि कुछ नुकीली संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। ये भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है, स्पाइक।
यानी कि हमने प्रोटीन की बात की थी और ये प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर किस प्रकार से हमारे लिए प्रोटीन आवश्यक है। और कई जंतुओं में पाए जाने वाला जो विष है वो भी प्रोटीन का बनाता होता है। हमने वायरस की संरचना देखी है। इस प्रकार से जो बाहर धागे नुमा या नुकीली जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वो भी प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, जिसको हमने स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में शरीर की शारीरिक संरचनाओं निर्माण में, जैसे बाल है, नाखून, जंतुओं के सींग, जंतुओं के सींग हमारे शरीर की संरचनाओं के निर्माण में भी प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे बाल है, नाखून है, जंतुओं के सींग है, खुर है, इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो कीरेटिन प्रोटीन के निर्मित होते हैं। ये कीरेटिन बाल, नाखून, जंतुओं के सींग, खुर के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। अधिकांश जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अधिकांश जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स है वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर में किस प्रकार से प्रोटीन कार्य करता है। पूरे जीव जगत के अंदर यानी कि पौधे और जंतु है उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो रूबिस्को। लिख सकते हैं यहाँ पर पूरे जीव जगत यानी पौधे प्लस जंतु में सबसे पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण जीव जगत यानी कि पौधे हैं और जंतु हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन्स होता है वो रूबिस्को होता है। लेकिन अगर केवल हम जीवों के अंदर या जंतुओं के अंदर बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन्स होता है वो कोलेजन प्रोटीन होता है। लिख सकते हैं जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे अधिक होता है कोलेजन प्रोटीन। यानी कि दो अलग अलग बात हो जाती है कि संपूर्ण जीव जगत पौधे और जंतुओं को मिलाकर के सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है रूबिस्को। लेकिन अगर केवल जंतुओं की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो कोलेजन प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु होता है। यानी कि प्रोटीन के गुण की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु यानी कि जो प्रोटीन है वो अनेक प्रकार से पाया जाता है, अनेक कार्य संपादित करने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अब हम सर्वाधिक प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो जो मछली होती है, मछली में लगभग सभी प्रकार के अमीनो अम्ल
इसलिए ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यानी कि हम प्रोटीन की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधताओं वाला जैव अणु कौन सा है? प्रोटीन है। लेकिन जो मछली है उसके अंदर लगभग 20 के 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। लेकिन हम अगर प्रोटीन के और स्रोतों की बात करते हैं तो कौन कौन से प्राकृतिक अंदर स्रोत पाए जाते हैं कि किन के माध्यम से हम प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं? हम दालें हैं, मूंगफली है, मछली है, स्पाइरुलस शैवाल है। ये एक शैवाल होती है। आदि के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। दालें हैं, सोयाबीन है, सोयाबीन की जो दालें होती है, मूंगफली है, मछली है। स्पाइरुलिना शैवाल है वो अंतरिक्ष के अंदर ले जाने वाली शैवाल होती है, जिसके माध्यम इन शैवालों का हम भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और ये श्वसन क्रिया में भी सहायक होती है, यानी कि ऑक्सीजन को उत्सर्जित करती है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि हमने प्रोटीन के स्रोतों की हमने बात कर ली कि किस किस के माध्यम से हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम एक इंपॉर्टेंट बात करें कि जो ये प्रोटीन्स होती हैं ये शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए तो आवश्यक होती है, क्योंकि हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा था कि प्रोटीन्स को हम क्यों लेते हैं कि शारीरिक वृद्धि, शरीर के विकास के लिए हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें इस प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी कुछ मात्रा में प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। इनसे हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रोटीन्स के द्वारा हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर शरीर के अंदर इन एमिनो अम्ल्स या एमिनो अम्ल्स के द्वारा बनने वाले जो प्रोटीन्स है उनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि इनके द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? प्रोटीन की कमी से रोग है। प्रोटीन्स की कमी से होने वाले हम रोगों की बात करते हैं। एक रोग होता है मेरस्मस। ये जो मेरस्मस रोग है ये प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी, दोनों की कमी से होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यानी कि मेरस्मस जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से तो होता ही होता है, लेकिन साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी भी इसमें होती है। और ये जो मेरस्मस रोग है 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। यानी कि मेरस्मस रोग है वो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से 1 वर्ष तक के बच्चों में होने वाला रोग है। हम दूसरे रोग की बात करते हैं, क्वाशियोरकर। ये जो क्वाशियोरकर रोग है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। और यह 1 से 5 वर्ष बच्चों में होता है। यानी कि जब हमने प्रोटीन्स की बात की थी तो प्रोटीन्स का जो शरीर के अंदर उपयोग होता है वो शारीरिक वृद्धि है, विकास के लिए होता है। इनसे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर शरीर के अंदर इन प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हमें 2 रोग हो सकते हैं मेरस्मस। ये प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है और होता भी 1 वर्ष तक के बच्चों में है। और दूसरा रोग होता है क्वाशियोरकर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इस प्रकार से हमने अब तक कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन्स के बारे में, ये जो पोषक पदार्थ है इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आगे हम विटामिन व खनिज लवणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।